हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने सीटेट 2020 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चन आपके आने वाले 5 जुलाई सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने जो थे वे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को 8 मुख्य भागों में बांटा है। फर्स्ट है संकेत अधिगम, सेकंड है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, पांचवा है बहुविवेदन अधिगम, छठा है प्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। ये 8 भाग हैं जो रॉबर्ट गेने के द्वारा बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर जो है वो है संकेत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर जो है वो है समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो उनके अनुसार बालक का जो अधिगम है वो 12 वर्ष के उपरांत पूरा हो जाता है, जब वो अपनी समस्याओं को समाधान करने लगता है। 12 वर्ष का जो बालक होता है, जब वो अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं पावलोव। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो पावलोव व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डमरू पर बंदर का नाचना जो सिद्धांत है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। डमरू पर बंदर का नाचना शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, खेत में बीजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर। खेत में बीजुका का खड़ा होना तथा उसे देखकर पक्षियों का भागना जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किए? तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो है वो है कोहलर। कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है, पिंड अवस्था का समय है। तो पिंड अवस्था का समय होता है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का समय जो होता है वो पिंड अवस्था का समय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्ब अवस्था का समय है। तो 14 दिन का जो समय होता है, 0 से 14 दिन तक का समय जो होता है वो डिम्ब अवस्था का समय कहलाता है गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है। तो जन्म के समय बालक का जो औसत वजन होता है वो होता है 2 किलो 700 ग्राम का वजन होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का वजन होता है। तो जन्म के समय बालक का वजन 2 किलो 700 ग्राम यानी 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी को मानी जाती है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है। तो मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है।
तो रुडोल्फ ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था। तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान कहा जाता था या आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। प्राचीन काल में मनोविज्ञान जो था वो आत्मा का विज्ञान था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा। तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलोजी ने कहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलोजी ने कहा था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था। तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है। तो व्यवहार का विज्ञान यह कथन जो है यह वाटसन का है। वाटसन का कथन है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया। तो शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए। तो एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 1 शिक्षक पर 40 छात्र, यानी 40 छात्रों पर 1 शिक्षक का होना एक कक्षा में अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है। तो मनुष्य की संरचना जो है वो 23 गुणसूत्रों से हुई है, जो जोड़े में 46 होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है। मनुष्य की जो संरचना होती है वो 23 गुणसूत्रों में होती है, जो जोड़े में 46 होती है। नेक्स्ट है, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है। तो लिंग का निर्धारण जो है वो 23वां जोड़ा करता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिंब अवस्था कितने दिन की होती है। तो डिंब अवस्था 14 दिन की होती है। नेक्स्ट है, पिंड अवस्था का समय कितना होता है। तो 14 दिन से 2 महीना तक का समय जो होता है वो पिंड का अवस्था होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है। तो गर्भवती महिला का वजन 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य किस प्रजाति में आता है। तो मनुष्य होमोसेपियंस प्रजाति में आता है। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। तो जन्म के समय बालक का वजन जो होता है वो 2 किलो 700 ग्राम या 7.5 पाउंड होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी। तो 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है। तो मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है, और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन है, आंसर है पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर जो है वो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडलर। एडलर को वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वंडूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है,
कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसे गतिशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट है 16 pF का प्रयोग किसके मापन के हेतु किया जाता है? तो 16 pF का प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन चूहे पर किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में जाकर बच्चे जो हैं वे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए कि बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य कब बनते हैं, तो वो सदस्य बनते हैं बाल्यावस्था में, मगर सक्रिय नहीं बनते। और किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को माना जाता है? तो इसका श्रेय जीन पियाजे को जाता है। जीन पियाजे का ये मानना है कि बच्चे जो हैं वे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव बच्चों के प्रति आदर्शवादी होना चाहिए ताकि बच्चे भी आदर्शवादी बने। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।